नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के चौथे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित यह हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है, जिसमें हमने इस चैप्टर से संबंधित टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, इस वीडियो में आने वाले हर एक प्रश्न को पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद कर लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आप लोगों के भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित चैप्टर का जो 3 पेज है वो कंप्लीट हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर से संबंधित जो 3 पेज से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले वाले चैप्टर में ही बताया था कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, अपने राष्ट्र के प्रति प्यार होता है, उसी को कहा जाता है राष्ट्रवादी व्यक्ति। उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है राष्ट्रवादी व्यक्ति। जिस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं होता, अपने राष्ट्र के प्रति प्यार नहीं होता, जो अपने राष्ट्र के साथ विश्वासघात करता है, जो अपने राष्ट्र के साथ खनन करता है, जो अपने राष्ट्र के लोगों के साथ ही भ्रष्टाचार का काम करता है, उन लोगों को बिल्कुल भी बाबू राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं कहा जाता है। राष्ट्रवादी व्यक्ति उस व्यक्ति को ही कहा जाता है जिस व्यक्ति के अंदर अपने जन्मभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम होता है, अपने देश के प्रति प्यार होता है, जो अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए जो जान तक को भी गवा देता है, अपना बलिदान तक भी दे देता है, उसी व्यक्ति को कहा जाता है राष्ट्रवादी व्यक्ति। और यह बाबू कब संभव होता है। यह तभी संभव होता है जब किसी राष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का स्वरूप होगा। जब बाबू किसी राष्ट्र या देश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का स्वरूप स्थापित होगा, तभी हम कह सकते हैं कि उस देश में, उस राष्ट्र में राष्ट्रवादी लोग रह रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा पनपती है, वे लोग बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते, वे लोग बिल्कुल भी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं बताते, वे लोग बिल्कुल भी लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के और विभिन्न भाषाओं के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उनके साथ कोई भी वो भेदभाव जैसा व्यवहार नहीं करते। आप जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो दोस्तों विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है। हमारे देश में रहने वाले लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न संस्कृतियों का पालन करते हैं, लेकिन बाबू विभिन्न धर्म और विभिन्न जाति और विभिन्न संस्कृतियों का पालन करते हुए भी हमारे भारत देश के लोगों में एकता का स्वरूप है। हमारे भारत देश के जो लोग होते हैं वो बाबू एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो कि राष्ट्रवाद को आगे बढ़ने देते हैं, क्योंकि बाबू जो लोग बिल्कुल भी मतभेद नहीं करते, जो लोग बिल्कुल भी असमानता को स्थान अपने जीवन में नहीं देते, बल्कि समानता को अपने जीवन में स्थान देते हैं, वही लोग राष्ट्रवाद के विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और अपने देश में एकता के स्वरूप को स्थापित करते हैं। जिस देश में एकता होती है, जिस देश में एकता का स्वरूप बाबू स्थापित रहता है, वह देश किसी भी देश के अधीन नहीं हो सकता, क्योंकि उस देश के लोग बाबू अपना बलिदान देकर भी, अपना बाबू जान देकर भी अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश को किसी भी देश के अधीन होने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बाबू कि राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है।
है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, अर्थात राष्ट्रवाद एक राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एकता का वाहक बनाती है। ठीक है, तो बाबू सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण ही लोगों में एकता का स्वरूप स्थापित होता है, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। एकता ही की देन है बाबू, राष्ट्रवाद विचारधारा का ही देन है कि हमारा आज देश स्वतंत्र है। राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण ही हमारा जो देश है वो आज ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र है। हमारा देश बिल्कुल भी आज किसी देश का उपनिवेश नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर एक प्रश्न को मैं आप लोगों को बहुत ही समझा कर बताऊंगा और उसके उत्तर को बाबू आप लोगों को याद करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर सवाल में आप लोगों से कहा गया है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत किस रूप में था। आप लोग बताएंगे कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत किस रूप में था। एक संगठित राष्ट्र के रूप में, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त, ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्ण अंग के रूप में, या फिर एक स्वतंत्र लोकतंत्र के रूप में। बाबू 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो हमारा भारत देश था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, छोटे छोटे राज्यों में खंडित था। हमारे देश में रहने वाले लोगों के बीच जो बाबू एकता का जो स्वरूप था वो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो देश छोटे छोटे भागों में विभक्त होगा, जो देश धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, संस्कृति के आधार पर विभक्त होगा, वो देश बिल्कुल भी एकता के स्वरूप को स्थापित नहीं कर सकता है। उस देश में बिल्कुल भी एकता का स्वरूप देखा नहीं जा सकता। बाबू जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारे देश को तोड़ने के लिए ही, हमारे देश में राष्ट्रवादी विचारधारा ना बढ़े उसे रोकने के लिए ही उसने हमारे देश को कई भागों में विभक्त कर दिया था, कई खंडों में बांट दिया था। हमारा देश कई खंडों में टूटने के कारण ही हमारा देश कई भागों में, कई प्रांतों में, कई राष्ट्रों में, कई क्षेत्रों में विभक्त होने के कारण ही हमारे इस देश में रहने वाले लोगों के बीच बिल्कुल भी एकता का स्वरूप स्थापित नहीं हो पाता था। हमारे देश में रहने वाले लोग बिल्कुल भी अपने राष्ट्र के प्रति स्वतंत्रता का जो बाबू अधिकार है, स्वतंत्रता का जो नेतृत्व है वो नहीं कर पाते थे। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा छोटे छोटे राज्यों में विभक्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार चाहता था कि हम पूरे भारत पर राज करें, हमारा जो शासन हो वो पूरे भारत पर ही हो, पूरे भारत के लोग हमारे अधीन रहें और हमारे शासन का पालन करें। ये किसका बाबू कहना था? यह कहना था ब्रिटिश सरकार का। इसीलिए ब्रिटिश सरकार बाबू भारत के लोगों पर बहुत ही क्रूरता पूर्वक शासन चलाता था, उन पर बहुत ही अत्याचार करता था, उनसे हर एक व्यवस्था छीन लेता था जो कि उन्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते थे। भारत के लोगों को आगे बढ़ने में जो भी व्यवस्था सहायता करते थे उन व्यवस्थाओं को ब्रिटिश सरकार के द्वारा छीन लिया जाता था। बाबू आप जानते हैं कि अगर किसी लोगों को आगे बढ़ाना है, अगर किसी व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए शिक्षा जरूरी है। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बाबू भारत के लोगों को शिक्षा से वंचित किया था, शिक्षा के अधिकार से उन लोगों को हटा दिया था। उन्हें पता था कि अगर भारत के लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, अगर वे लोग शिक्षा को प्राप्त करेंगे तो वे लोग अपने राष्ट्र के प्रति आवाज उठा सकते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति क्रांति पैदा कर सकते हैं, जो हम लोगों के लिए काफी हानिकारक हो सकता है, काफी हमें क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझाते हुए मैं आप लोगों को सारे प्रश्नों को बताते हुए चलूंगा। अगला जो प्रश्न है इसमें आप लोगों से बोला गया है भारत में राष्ट्रीय एकता की कमी का मुख्य कारण क्या था? भारत में राष्ट्रीय एकता की कमी का जो मुख्य कारण था वो क्या था? बाबू जिस समय हमारा भारत ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश था, जिस समय हमारा भारत ब्रिटेन के अधीन था, उस समय बाबू हमारे भारत देश में एकता की कमी थी। उस समय हमारे भारत देश में रहने वाले लोगों के बीच बिल्कुल भी एकता का स्वरूप नहीं था। आप लोगों को बताना है बाबू कि हमारे भारत देश में
रहने वाले लोगों के बीच एकता का स्वरूप क्यों नहीं था? हमारे भारत देश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की कमी क्यों थी? उस कमी का बाबू कारण आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है समान न्याय व्यवस्था की उपलब्धता, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, और ऑप्शन नंबर सी में है समान लक्ष्य और सरोकार की अनुभूति का अभाव, और अगला है भारतीयों की शिक्षा का उच्च स्तर। तो इन चारों ऑप्शनों में हमारा राइट जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान लक्ष्य और सरोकार की अनुभूति का अभाव। बाबू जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत देश को कई भागों में, कई प्रांतों में तोड़कर रख दिया था। अलग अलग भागों में विभक्त होने के कारण ही हमारे भारत देश में रहने वाले लोगों के बीच बिल्कुल भी एकता का स्वरूप नहीं था। वे लोग बिल्कुल भी एकता के रूप में नहीं बंधे हुए थे। एकता के रूप में ना बंधे होने के कारण ही हमारे भारत देश में राष्ट्रीय एकता की कमी थी। हमारे भारत देश में रहने वाले लोगों के बीच जो लक्ष्य था वो एक ही नहीं था। हमारे भारत देश में लोगों के बीच लक्ष्य क्या होना चाहिए था? हमारे भारत देश में रहने वाले लोगों के बीच लक्ष्य होना चाहिए था स्वतंत्रता। क्या होना चाहिए था? स्वतंत्रता, स्वराज की प्राप्ति। स्वतंत्रता और स्वराज की प्राप्ति ही हमारे भारत देश में रहने वाले नागरिकों का बाबू लक्ष्य होना चाहिए था। लेकिन अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में विभक्त होने के कारण ही इन लोगों का लक्ष्य एक नहीं था। तो देख सकते हैं लिखा हुआ है समान लक्ष्य और सरोकार की अनुभूति का अभाव। उनके अंदर समान लक्ष्य और सरोकार की अनुभूति थी, कमी थी। इसी कारण हमारे भारत देश में रहने वाले नागरिकों के बीच, लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता की कमी थी। अगर किसी लोग के अंदर, अगर बाबू किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती भी थी, अगर कोई लोग अपने राष्ट्र के प्रति क्रांति को जन्म देते भी थे, अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता के प्रति अगर ब्रिटिश सरकार के प्रति आवाज उठाते भी थे, तो बाबू ब्रिटिश सरकार की जो सेना होती थी वो उनके आवाज को दबा देती थी। वो उन लोगों को मार देती थी या फिर उन्हें बहुत ही असहनीय उन्हें कष्ट देती थी, ताकि वो आगे से ऐसा ना कर सके। ठीक है, उन्हें बहुत ही बाबू डरा कर रखती थी। अगर कोई आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा देती थी, और बाद में कोई भी भारतीय व्यक्ति आवाज नहीं उठा पाता था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो याद रखेंगे समान लक्ष्य और सरोकार की अनुभूति का अभाव ही भारत में राष्ट्रीय एकता की कमी का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है 4 नंबर में। यहां पर बोला गया है भारत में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई? भारत में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई, औद्योगिकरण के रूप में हुई, या फिर कृषि सुधार के रूप में हुई? तो सही आंसर होगा हमारा धार्मिक आंदोलन। बाबू भारत में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, हमारे भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत धार्मिक आंदोलन से हुई थी। 4 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्वतंत्रता संग्राम लेकर चलेंगे, धार्मिक आंदोलन नहीं। ठीक है, अगर हम भारत में राष्ट्रवाद की बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति है बाबू वो स्वतंत्रता संग्राम से ही शुरू हुई थी, ना कि धार्मिक आंदोलन से शुरू हुई थी। सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप लोग याद रखेंगे स्वतंत्रता संग्राम, याद रखेंगे बाबू। अगला सवाल है 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना के उदय का मुख्य कारण क्या था? 19वीं शताब्दी में हमारे भारत देश में राष्ट्रीय चेतना का जब उदय हुआ तो उस उदय का जो मुख्य कारण है वो क्या था? आप लोगों को बताना है। भारतीय राजाओं की एकता, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, भारतीयों की आर्थिक समृद्धि, या फिर ब्रिटिश प्रशासन का सहयोग? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शासन व्यवस्था। बाबू अंग्रेजी शासन व्यवस्था से हमारे भारत देश में रहने वाले जो लोग थे वो इतना ज्यादा बाबू परेशान हो चुके थे, वो इतना ज्यादा पीड़ित हो चुके थे, वो इतना ज्यादा बाबू अपने जीवन से हार मान चुके थे कि उन्हें अंत में अपने ब्रिटिश सरकार के प्रति आवाज उठाना पड़ गया था। वो ये जानते थे कि हमें ब्रिटिश सरकार के प्रति हमें अगर आवाज उठाएंगे तो मार दिया जाएगा। वो जानते थे कि अगर हम ब्रिटिश सरकार के प्रति आवाज उठाएंगे तो उनके सेना के द्वारा हमें मार दिया जाएगा। तो बाबू मारना तो वैसे भी है और मारना ऐसे भी है।
अगर आवाज़ उठाएं तब भी मार दिया जाएगा, अगर आवाज़ ना उठाएं तो उनके द्वारा दिए गए अत्याचार से हम मर जाएंगे। तो बाबू वो सोच रहे थे कि क्यों ना हम उनसे लड़कर मरे, ताकि हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी हो वो बिल्कुल भी इनके अत्याचारों का गुलाम ना बने, इनके अत्याचारों को ना सहे, हमारा देश बिल्कुल भी इनके अधीन ना रहे हमारे आने वाली नई पीढ़ियों के बाद। तो इसी कारण बाबू जो हमारे भारत देश में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति क्रांति को जन्म दिया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा अंग्रेजी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा 5 का, आप लोग याद रखेंगे। यहां पर अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय जनता के बीच कौन सी भावना विकसित हुई? ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय जनता के बीच आप सभी जानते हैं कि असंतोष की भावना उत्पन्न होगी, विकसित होगी, क्योंकि ब्रिटिश शासन बिल्कुल भी हमारे भारत देश के लोगों का और हमारे देश का हित नहीं चाहता था। याद रखेंगे, जो ब्रिटिश शासन है, जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेज है, वो बाबू बिल्कुल भी हमारे भारत देश के लोगों का हित नहीं चाहते थे। हमारे भारत देश के साथ बिल्कुल भी वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, हमारे भारत देश का वो खनन करते थे, हमारे भारत देश की जो भी प्राकृतिक संपदा थी उनका वो खनन करते थे और अपने क्षेत्र को वो बढ़ाते थे, अपने ब्रिटेन देश को वो काफी वो आगे की ओर विकसित करते थे। किस देश का खनन करके? तो हमारे इस भारत देश का खनन करके, हमारे भारत देश के लोगों को नुकसान पहुंचाकर, हमारे भारत देश की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंतोष। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किस व्यवस्था के विकास से राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा मिला? न्यायिक प्रणाली, डाक और तार व्यवस्था, भारतीय प्रशासनिक सेवा या फिर शिक्षा नीति? बाबू, अंग्रेजों द्वारा डाक और तार व्यवस्था के विकास से ही राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा मिला। जब डाक और तार व्यवस्था की व्यवस्था हो गया था, जब डाक और तार व्यवस्था बाबू अंग्रेजों द्वारा कर दिया गया था, तो उसके बाद भारत देश में रहने वाले दूर दूर जो भारतीय लोग थे वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो चुके थे, यानी कि एक दूसरे के करीब अपनी बातों को पहुंचाना शुरू कर दिए थे। जब डाक प्रणाली शुरू हुई थी और तार व्यवस्था जब शुरू हुआ था, तो बाबू संचार के कारण, डाक के कारण, जो पत्र होता है ना, पत्र लेखन, पत्र पहुंचाना, पत्र जो होता है, उसके द्वारा भारतीय लोग अपने बातों को, अपने अनुभवों को, अपने अंदर के जो भी बाबू अनुभूति होती है उनको लिख कर पत्र के माध्यम से दूसरे भारतीय लोगों तक पहुंचाते थे, जिससे कि क्या हो, जिससे कि भारत के लोगों के बीच एकता स्थापित हो, ये सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने राष्ट्र को मुक्त करें। किसके खिलाफ जाकर? तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाकर। तो जब अंग्रेजों ने डाक और तार व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया, इस व्यवस्था को बाबू जब उन्होंने तैयार कर दिया, तो उस व्यवस्था के बाद ही अंग्रेजों द्वारा बाबू जब इस व्यवस्था का जब पूरा का पूरा जब इस व्यवस्था का जब बाबू यहाँ पर लागू हो गया भारत देश में, तो राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा मिला। किसके द्वारा? तो भारतीय लोगों के द्वारा। याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 7 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, ब्रिटिश शासन द्वारा किया गया कौन सा सुधार भारतीयों के लिए राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहायक बना? जमींदारी प्रथा की समाप्ति, रेलवे और छापेखाना की स्थापना, भारतीय सेना का निर्माण या फिर ब्रिटिश नागरिकों के लिए विशेष अधिकार? तो सही आंसर 8 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा रेलवे और छापेखाने की व्यवस्था, स्थापना। समझ सकते हैं आप लोग, रेलवे और छापेखाने की स्थापना ही यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखेंगे, जब इनकी स्थापना हो चुका, रेलवे और छापेखाने की जब स्थापना हो चुका, तो उसके बाद जो भारतीय लोग थे वो अपने बातों को एक दूसरे के पास पहुंचाने लग गए। किसके द्वारा? तो संचार के द्वारा, और एक दूसरे के पास जाने भी लग गए। किसके द्वारा? तो यातायात के साधन के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों के आने से हमारे भारत देश में यातायात की जो साधन थी वो बाबू काफी व्यवस्थित हो चुकी थी, काफी यातायात के साधनों में सुधार हुआ था। जो संचार का बाबू साधन थे उसमें भी काफी सुधार हुआ था। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा। जितने सारे सड़क थे, जितने सारे दोस्तों परिवहन के माध्यम थे, उन सभी परिवहन के माध्यमों का भी बहुत ही ज्यादा सुधार अंग्रेजी शासन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है आप लोगों से
भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश शासन की नीतियां। तो बाबू यही सही आंसर होगा, ब्रिटिश शासन की नीतियां। ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो 9 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 नंबर सवाल है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश साम्राज्य का जो बाबू ब्रिटिश सरकार का जो साम्राज्य है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का जो साम्राज्य है उनकी नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था जी? भारत को स्वतंत्र बनाना, भारत को औद्योगिक राष्ट्र बनाना, भारत का आर्थिक शोषण करना, या फिर भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा होगा भारत का आर्थिक शोषण करना। क्या करना? भारत का आर्थिक शोषण करना। आप सभी जानते हैं बाबू कि जो अंग्रेज थे वो हमारे भारत के किसानों पर अत्याचार करते थे, किसानों से नील की खेती करवाते थे, किसानों से कपास और गन्ना की खेती करवाते थे, और जब खेती हो जाती थी तो मनमानी बाबू कीमतों पर किसानों से वो अनाजों को ग्रहण करते थे, यानी कि खरीदते थे, और खरीद कर इन अनाजों को विदेशों में, दूसरे देशों में बाबू उचित दामों पर बेचते थे। लेकिन किसानों को बिल्कुल भी उनके मेहनत का जो परिश्रमी होता था वो उन्हें पर्याप्त रूप से नहीं मिलता था। जितना मेहनत वो खेतों में करते थे, जितना मेहनत वो फसल उत्पादन करने के लिए करते थे, उतना मेहनत के लिए उन्हें फल नहीं मिलता था, उतना पैसे उन्हें बिल्कुल भी दिए नहीं जाते थे, जिसकी वजह से किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा अंग्रेजी शासन के द्वारा खराब हो जाती थी। नील खेती से किसानों का जो खेत होता था वो बाबू बंजर हो जाता था, वो अनउपजाऊ हो जाता था। कई सालों तक, कई महीनों तक जो खेत होते थे वो उपजाऊ नहीं होते थे। जब नील की खेती हो जाती थी तो उसके बाद जो खेत होते थे वो बाबू बंजर हो जाते थे, उसमें बिल्कुल भी कोई भी फसल का उत्पादन नहीं हो पाता था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसानों पर, मजदूरों पर और हमारे भारत देश के आम ग्रामीण क्षेत्र और गरीब लोगों पर जो अंग्रेजी शासन है वो अपनी नीतियों के द्वारा कितना ज्यादा दोस्तों वो गलत काम करती थी, ठीक है, कितना ज्यादा इन पर अत्याचार करती थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद क्या हुआ? आप लोगों को बताना है कि सन 1858 ईस्वी में जब महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा की थी तो उनके उद्घोषणा के बाद क्या हुआ था? तो बाबू मैं आप लोगों को बता दूं कि सन 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद हमारे भारत देश के सभी राज्य या प्रांत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए थे। आप लोगों ने क्या समझा? आप लोगों ने बाबू यह समझा कि सन 1858 ईस्वी में जब महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा की तो उनके उद्घोषणा के बाद ही हमारे भारत देश के सभी विभक्त राज्य या प्रांत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए थे, ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश बन चुके थे। तो सही आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए थे। हमारा भारत देश जितने राज्यों में विभक्त था, जितने प्रांतों में विभक्त था, वे सभी राज्य एवं प्रांत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए थे। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है, लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया? आप लोगों को बताना है कि लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? 1857 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, या फिर 1899 ईस्वी में? तो बाबू मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सन 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। बाबू अगर प्रश्न आ जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। कब पारित किया था? तो सन 1878 ईस्वी में। बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं है। अगर बाबू हम आप लोगों से पूछें कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो आप लोग क्या बताएंगे? जो भी एक्ट पारित होते हैं उनका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, उनका कोई ना कोई बाबू एक एक काम होता है, एक कार्य होता है। आप लोगों को बताना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का क्या
क्या कार्य था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो उद्देश्य था वो क्या था, किस लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया गया था। तो बाबू मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया गया था प्रेस को प्रतिबंध करने के लिए, प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए, प्रेस को बिल्कुल भी आगे ना बढ़ने देने के लिए। बाबू भारत में भारतीय प्रेस को आगे ना बढ़ने देने के लिए ही, भारतीय प्रेस का विस्तार ना होने के लिए ही, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के लोगों के द्वारा। तो यहां पर आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। यहां पर आप लोग याद रखेंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, प्रेस को बिल्कुल भी आगे विस्तृत ना होने के लिए, ठीक है। अगर बाबू प्रेस भारत में रहता, अगर प्रेस बाबू काम करेगा तो जो भी क्रांतिकारी भावना होगी, जो भी क्रांतिकारी विचार होंगे वो पूरे देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बढ़ने लग जाएंगे, भारतीय लोगों तक विकसित होने लग जाएंगे, भारतीय लोग जानने लग जाएंगे और अपने राष्ट्र के प्रति आवाज उठाने शुरू कर देंगे। इसलिए बाबू जो लॉर्ड लिटन है उसने सन 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित किया था। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या था। आप लोगों को बताना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था प्रेस पर प्रतिबंध लगाना, प्रेस को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देना, प्रेस का बढ़ावा ना देना। अगर हमारे भारत देश में भारतीय लोग प्रेस का बढ़ावा देते हैं, प्रेस के माध्यम से अगर क्रांतिकारी विचार फैलाते हैं, क्रांतिकारी अगर बातें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर शेयर करते हैं तो बाबू उन पर कार्रवाई की जाती थी ब्रिटिश सरकार के लोगों के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, भारतीय भाषाई प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाना, प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था किसके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। किस एक्ट के तहत, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत। किसने पारित किया, तो लॉर्ड लिटन ने। कब पारित किया, तो सन 1878 ईस्वी में, भूल नहीं सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया। बाबू इसे बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। देखिए अगर आप लोग भूल जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस लिए पारित किया गया था, तो बाबू आप लोग देख सकते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में खुद ही नाम आया है प्रेस। क्या नाम आया है, प्रेस। तो बाबू आप समझ सकते हैं कि जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में नाम प्रेस आया है तो कहीं ना कहीं इस एक्ट को प्रेस के लिए ही पारित किया गया होगा, प्रेस के लिए ही लागू किया होगा। तो बाबू किसके लिए, तो प्रेस के लिए। क्या करने के लिए, तो प्रेस का बढ़ावा ना देने के लिए, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। अगला है आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया। बताना है कि आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा 1879 ईस्वी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करने के एक साल बाद ही आर्म्स एक्ट लागू किया गया था। इस एक्ट को पारित किया गया था, तो सही आंसर हमारा 1879 करेक्ट होगा। अब आप लोग बाबू बताएंगे कि आर्म्स एक्ट का उद्देश्य क्या है, ठीक है। आप लोग बताइए कि आर्म्स एक्ट का जो उद्देश्य है वो क्या है, किस लिए आर्म्स एक्ट को पारित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आर्म्स जो है, आर्म्स वो क्या है, वो हमारा एक अंग्रेजी शब्द है। अगर हम आर्म्स का हिंदी करें तो आर्म्स का जो हिंदी होता है वो होता है हथियार। क्या होता है बाबू, हथियार। तो देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं बाबू कि इस एक्ट को इसी उद्देश्य से पारित किया गया था कि हथियार ना रखा जाए। इस एक्ट को किस उद्देश्य से पारित किया गया था, इस एक्ट को बाबू हथियार के उद्देश्य से पारित किया गया था। लेकिन किस हथियार के उद्देश्य से पारित किया गया था, तो भारतीय हथियार। भारत में रहने वाले जो भी लोग हथियार रखते हैं तो उनके ऊपर बाबू कार्रवाई की जाती थी ब्रिटिश सरकार के लोगों के द्वारा। किस एक्ट के तहत, तो आर्म्स एक्ट के तहत। आर्म्स एक्ट के तहत भारत में रहने वाले लोगों को हथियार रखना मना था। अगर भारत में रहने वाले नागरिक, भारत में रहने वाले अगर कोई भी लोग अपने पास कोई हथियार रखते थे, चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो तलवार हो, चाहे कोई भी हथियार हो बाबू, कोई भी अस्त्र या शस्त्र हो, अगर वो अपने पास रखते थे तो बाबू यह जो विधि होती थी वो गैर कानूनी होती थी। जो
बाबू विधान होता था वो गैर कानूनी होता था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में रहने वाले लोगों को उनको क्या कर दिया जाता था, तो बाबू गैर कानूनी सिद्ध कर दिया जाता था यदि वे लोग अपने पास हथियार रखते थे। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से भारतीय लोगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कमजोर बनाया जा रहा है, उनसे हथियार भी छीना जा रहा है क्योंकि वे लोग बिल्कुल भी हथियार ना रखें इसलिए। ठीक है, तो याद रखेंगे आर्म्स एक्ट को बाबू किस लिए पारित किया गया था, तो गैर कानूनी हथियार साबित करने के लिए। किसके द्वारा, तो भारतीय लोगों ब्रिटिश सरकार के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न है आर्म्स एक्ट के तहत क्या प्रावधान किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सही आंसर, यहाँ पर ऑप्शन होगा बी। बी ऑप्शन सही होगा बाबू। देख सकते हैं इसमें लिखा गया है भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित। अगर कोई भी भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र रखते हैं तो उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। किस एक्ट के तहत, तो आर्म्स एक्ट के तहत। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, 1879 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है 1883 में पारित होने वाला इल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य क्या था। बाबू आप लोग याद रखेंगे कि जो इल्बर्ट बिल है वो पारित हुआ था, वो बना था 1883 ईस्वी में। अगर प्रश्न आ जाए कि इल्बर्ट बिल कब बना था, तो आप लोग बताएंगे 1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी में ही इसका बाबू निर्माण हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है कि इल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इल्बर्ट बिल का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बाबू भारतीय एवं यूरोपीय लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न करना। यानी कि भारत और यूरोप में रहने वाले लोगों में जो भी बाबू उनके भारत और यूरोप में रहने वाले लोगों में जो भी कानूनी सुनवाई होती थी वो यूरोप के जज ही करते थे। ठीक है, यूरोप के जज के द्वारा ही सुनवाई होती थी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, यूरोपीय लोगों को भारतीय न्यायालय में लाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 का आप लोग याद रखेंगे। चलिए 17 नंबर पर हम लोग आने का प्रयास करते हैं। इसमें आप लोगों से कहा गया है लॉर्ड कर्जन द्वारा कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ, तो सही आंसर यहाँ पर 17 का हो जाएगा हमारा 1899। 1899 ईस्वी में ही कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगर प्रश्न आएगा कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसने पारित किया, तो आप लोग लॉर्ड कर्जन बताना, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ही कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था। कब, तो 1899 ईस्वी में। ठीक है, भूलना नहीं है। इसका उद्देश्य क्या था बाबू, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो वो था बाबू नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी करना और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट का जो उद्देश्य था वो ये था कि नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी हो और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 18 नंबर सवाल है विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया आप लोग उस वर्ष को बताएंगे। तो सही आंसर यहाँ पर 18 का होगा बाबू 1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी में ही विश्वविद्यालय अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था। किस लिए, तो विश्वविद्यालय पर अधिकार जमाने के लिए। हमारे भारत देश के जितने भी महाविद्यालय थे, जितने भी विश्वविद्यालय थे, उन सभी विश्वविद्यालयों पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया था, उसी का वहां पर कब्जा हो गया था, उसी के अनुकूल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करनी होती थी। तो सही आंसर 1904 होगा, याद रखेंगे। 19 नंबर सवाल में कहा गया है बंगाल विभाजन कब किया गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बंगाल का विभाजन 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 19 नंबर में बाबू जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1904 की 1905, 1905 ऑप्शन नंबर सी होगा 1905। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है कर्जन द्वारा, कोई बाबू अगर पूछे कि
कोई अगर पूछे कि बंगाल का विभाजन किसने किया तो आप लोग कर्जन बताइएगा, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा किया गया था। किस आधार पर? तो सांप्रदायिकता के आधार पर। कर्जन द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन का तर्क क्या दिया गया? तर्क बताना है तो प्रशासनिक सुविधा। बाबू कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा का तर्क देते हुए किया था। क्या देकर दिया था? तो प्रशासनिक सुविधा का तर्क देकर दिया था। तो सही आंसर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर के सवाल में कहा गया है देशद्रोही सभा अधिनियम कब लागू किया गया? देशद्रोही सभा जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? तो बाबू 21 का सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। सन 1907 ईस्वी में ही देशद्रोही सभा अधिनियम को लागू किया गया था। और इस अधिनियम का काम क्या था? इस अधिनियम का काम था सभा पर रोक लगाना। ठीक है, जितने भी भारत में सभा थे, जो भी सभा लगाए जा रहे थे भारतीय लोगों के द्वारा, हमारे भारत देश में जो सभा लगाए जा रहे थे, जो सभा निर्मित किए जा रहे थे, उस सभा पर रोक लगाना, उस पर प्रतिबंध लगाना। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यह अधिनियम 1907 में ही पारित हुआ था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? एक और एक्ट है जिसका नाम क्या है बाबू? इंडियन प्रेस एक्ट। बताएंगे कि इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? इंडियन प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1910 ईस्वी में। कब? 1910 ईस्वी में। बाबू इंडियन प्रेस एक्ट इसलिए पारित हुआ था क्योंकि भारत के लोग अपने क्रांतिकारी भावना के लिए उग्र बात लिखते थे। उग्र कहने का मतलब अंग्रेजों के खिलाफ बातें लिखते थे। अंग्रेजों के खिलाफ बाबू अंग्रेजों ने भारत के लोगों के साथ जिस प्रकार से शोषण किया है और जिस तरीके से वो शोषण कर रहे हैं उनके ही अनुकूल, उनसे ही जुड़े बाबू बातें प्रेस में लिखे जा रहे थे। तो इस एक्ट के द्वारा अगर कोई भी भारतीय लोग उग्र बात अगर लिखता है, अगर उग्र विचार अगर फैलाता है, इस एक्ट के तहत अगर कोई भी भारतीय लोग या कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति अगर उग्र विचारधारा फैलाता है तो उस पर यह एक्ट पारित होगा। तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मैंने बताया ना यह कब पारित हुआ था 22 नंबर में। 22 नंबर का सही आंसर होगा 1910। 23 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है डलहौजी की संरचनात्मक योजना के तहत भारत में कौन सी सुविधाएं विकसित की गई? रेलवे लाइन और टेलीग्राफ लाइन। याद रखेंगे बाबू, डलहौजी की संरचनात्मक योजना के तहत भारत में रेलवे लाइन और टेलीग्राफ लाइन की व्यवस्था विकसित की गई थी। साथ ही साथ परिवहन की भी व्यवस्था किया गया था। किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा रेलवे लाइन और टेलीग्राफ लाइन के साथ साथ परिवहन की भी व्यवस्था सुदृढ़ की गई थी। तो याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 24 नंबर सवाल है अंग्रेजी शिक्षा नीति के तहत भारतीयों को क्या लाभ हुआ? अंग्रेजी शिक्षा नीति के तहत भारतीयों को क्या लाभ हुआ था? तो बाबू प्रजातंत्र और आधुनिक विचारों की जानकारी मिली थी। प्रजातंत्र कहने का मतलब जो भी भारत के लोग दूर दूर रहते थे, अलग अलग भागों में रहते थे, अलग अलग प्रांतों में रहते थे, उन लोगों तक जो भारतीय विचार थे वो पहुंचाए जा रहे थे। तो आप लोग याद रखेंगे बाबू की प्रजातंत्र और आधुनिक विचारों की जानकारी मिली थी। किसके द्वारा? तो अंग्रेजी शिक्षा नीति के द्वारा। यही लाभ हुआ था भारतीयों को। सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। जब संचार की व्यवस्था हो गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा, जब बाबू सारे के सारे परिवहन की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई थी, परिवहन की व्यवस्था जब सही हो गई थी, तो परिवहन के द्वारा ही, संचार व्यवस्था के द्वारा ही, यातायात के साधन के द्वारा ही जो भारतीय लोग होते थे वो अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने मन के अनुभूतियों को दूसरे भारतीय लोगों के पास शेयर कर पाते थे, उनके समक्ष प्रकट कर पाते थे, उनके समक्ष अपनी बातों को रख पाते थे और अंदर ही अंदर क्रांति की जो भावना है उसे वो जागृत कर पाते थे। ठीक है, चलिए अगले नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है भारतीयों को किन विचारकों के सिद्धांतों से प्रभावित होने का अवसर मिला? तो सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और रूसो। भारतीयों को लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और रूसो जैसे विचारकों के सिद्धांतों से प्रभावित होने का अवसर मिला और उसके बाद जो राष्ट्रवाद की भावना है वो बहुत ही तेजी से हमारे भारत देश के लोगों में जागृत होने लगी। तो 25 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर कहा गया है ब्रिटिश
आर्थिक नीतियों के कारण किस वर्ग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण किस वर्ग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? तो किसान और कुटीर उद्योगपति, याद रखेंगे, किसान और कुटीर उद्योगपति वर्ग के लोगों को ही सबसे अधिक नुकसान हुआ था ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। किसान, कुटीर उद्योगपति, मजदूर लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे ब्रिटिश आर्थिक नीति से कि वे लोग जान देने तक भी तैयार हो चुके थे। लेकिन जब जान देना ही है तो वे लोग सोच रहे थे कि हम उनसे लड़कर मरे, हम उनसे युद्ध करके मरे, हम अपने एक बार राष्ट्र को बचाने के लिए प्रयास करके मरे। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू, अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से किस उद्देश्य से प्रेरित थी? अंग्रेजों की जो कृषि नीति थी वो मुख्य रूप से किस उद्देश्य से प्रेरित थी? तो सही आंसर होगा लगान की अधिकतम वसूली के लिए बाबू प्रेरित थी। जो अंग्रेजी सरकार थे, जो अंग्रेजी सरकार की सेना थी, वो भारतीय किसानों से बहुत ही अधिक लगान वसूल करती थी। इतना ज़्यादा लगान वसूल करती थी कि बाबू भारतीय किसान अपने मेहनत का जो फल है वो भी प्राप्त नहीं कर पाते थे। वो लोग मेहनत करके जब फसल का उत्पादन करते थे तो फसल के उत्पादन हो जाने के बाद जो बाबू फसल के उत्पादन हो जाने के बाद जो उन्हें परिश्रम लगता था उस परिश्रम का भी फल उन्हें नहीं मिलता था। किसके द्वारा? तो लगान के द्वारा। इतना ज़्यादा लगान किसानों पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा लगा दिया जाता था। अगर कोई किसान बाबू लगान नहीं चुका पाता था तो लगान की जो कर होती थी वो उन किसानों पर बढ़ती चली जाती थी और अंत में किसानों को आत्महत्या करना पड़ता था, नहीं तो अपनी जमीन ब्रिटिश सरकार को देना पड़ जाता था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अधीन अपनी जमीन करनी पड़ती थी। ब्रिटिश सरकार के जमींदारों के द्वारा बाबू जमीन किसानों से छीन ली जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों की स्थिति कितना ज़्यादा दोस्तों खराब हो गई थी। किस समय? तो ब्रिटिश शासन के समय। जब किसान की स्थिति खराब होगी तो बाबू किसान के साथ साथ जितने भी उद्योग चल रहे हैं, जितने भी बाबू उद्योग चल रहे हैं उन सभी उद्योगों की स्थिति भी खराब होगी, क्योंकि बिना फसल उत्पादन के, बिना बाबू अनाज उत्पादन के कोई भी उद्योग संचालित नहीं होगा। कोई भी आप उद्योग देख लीजिए, चाहे वो बाबू मान लेके चलते हैं, अगर वो रबड़ उद्योग हो गया या वस्त्र उद्योग हो गया या बाबू गन्ना उद्योग हो गया या चाय पत्ती उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, जो भी आप उद्योग देख रहे हैं वे कोई भी उद्योग बिना फसल के उत्पादन से संचालित नहीं हो पाएंगे। लोगों के पास खाने के लिए बिल्कुल भी रोटी नहीं मिल पाएगा। लोग बेरोजगार होकर और शांति भूखे होकर मरने लग जाएंगे, मरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो याद रखेंगे इसी तरीके से। ठीक है, 28 नंबर सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत जमींदारों की क्या भूमिका थी? अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत जमींदारों की भूमिका यह थी कि वो किसानों से बाबू बहुत ही अधिक मात्रा में लगान वसूल करते थे। जो जमींदार होते थे उन्हें ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित कर देना होता था। ठीक है बाबू, ब्रिटिश सरकार को अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत जमींदारों को एक निश्चित कर देना होता था, लेकिन जमींदार किसानों से अपने एक निश्चित कर से ज्यादा ही कर किसानों से वसूलते थे। अपने निश्चित कर से ज्यादा ही कर किससे वसूलते थे? तो किसानों से, मजदूरों से वसूलते थे। और इस प्रकार से बाबू किसानों का जीवन बहुत ही दयनीय हो जाता था। तो यहाँ पर बोला गया है कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत जमींदारों की क्या भूमिका थी? तो सही आंसर होगा वे सरकार को एक निश्चित भू राजस्व देते थे, निश्चित कर देते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय किसानों को किस नीति से सबसे अधिक नुकसान हुआ? तो सही आंसर होगा नगदी फसल उत्पादन नीति से, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार होता था वो बाबू भारतीय किसानों से मनमानी कीमतों पर नगदी फसलों का उत्पादन करवाता था। मनमानी कीमतों पर, अपने मनमानी कीमतों पर, और किसानों की बाबू मजबूरी रहती थी फसल उत्पादन करने की। अगर वो फसल का उत्पादन ना करें, नगदी फसल का उत्पादन ना करें तो उनसे जमीन भी छीन लिया जाएगा और फिर वे अपने बच्चों को खिला भी नहीं पाएंगे। जब जमीनें छीन लिया जाएगा, फसल का उत्पादन ही नहीं होगा तो बाबू वो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? अनाज का उत्पादन कहाँ से करेंगे? बताइए। अनाज का उत्पादन नहीं करेंगे तो फिर उनको मजदूरी करना पड़ेगा, और मजदूरी करने के लिए अंग्रेजों के पास जाना पड़ेगा, और अंग्रेज अपने पास रख कर उन्हें मजबूर करके, उन्हें बाध्य करके मजदूरी वाला काम कराएंगे, और मजदूरी के बदले बाबू उन्हें पैसा भी नहीं देंगे बल्कि खाने के लिए दिन भर में एक वक्त का खाना देंगे, बस, और कुछ भी नहीं। तो इससे उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
यहाँ पर अगला प्रश्न है 30 नंबर में, अंग्रेजों ने भारतीय कपास और नील की खेती को क्यों प्रोत्साहित किया? अंग्रेजों ने भारतीय कपास और नील की खेती को इसलिए प्रोत्साहित किया बाबू, क्योंकि कपास और नील से उनको अच्छा बाबू लाभ होता था। ठीक है, कपास और नील के उत्पादन से उन्हें बहुत ही अच्छा मुनाफा होता था, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता था, उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सुधार होता था। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए। जब अंग्रेज उद्योग करते थे तो उद्योगों के लिए कच्चा माल बाबू कपास और नील की खेती से मिल जाती थी। तो सही आंसर 30 का होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे। 31 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें आप लोगों से कहा गया है बाबू, 31 नंबर के सवाल में, अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ा उद्योगों को नष्ट करने के लिए कौन से उपाय अपनाए? देखिए, भारत में रहने वाले जो भी लोग थे, जो भी बाबू कलाकार थे, वे लोग भी कपड़ा बनाते थे, वे लोग भी कपड़ा का निर्माण करते थे और कपड़ा का निर्माण करके ही अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन बाबू जो अंग्रेज थे उन्होंने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, इनके कपड़ों पर रोक लगा दिया और साथ ही साथ इनके कपड़ों का महत्व बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बाबू इंग्लैंड में कपड़ा बहुत कम समय में और अधिक मात्रा में इंडिया में बनकर चला आ जा रहा था। ठीक है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बाबू जो कपड़ा होते थे वो बहुत ही कम समय में बनकर और बहुत ही अधिक संख्या में भारत में चले आते थे और ये कपड़े बहुत ही सुंदर होते थे और बहुत ही बाबू कम दाम वाला भी होते थे। भारत के लोग जो कपड़े बेचते थे वो अधिक दाम पर बेचते थे, भारतीय लोग जो कपड़े बेचते थे वो अधिक दाम पर बेचते थे, लेकिन अंग्रेज जो लोग होते थे वो कपड़े कम मूल्यों पर बेचते थे। तो इससे क्या हुआ कि भारत में रहने वाले जो लोग थे उनसे कोई भी कपड़ा अब खरीदने नहीं लग गया। जो विदेशी लोग थे, विदेशी लोग भी भारतीय लोगों से कपड़ा खरीदना बंद कर दिए थे। अब कपड़ा कौन खरीद रहा था? विदेशी लोग। अब विदेशी जो लोग थे वो किससे कपड़ा खरीद रहे थे? तो बाबू ब्रिटिशों से कपड़ा खरीद रहे थे। ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे उन्हीं से कपड़ा खरीद रहे थे, क्योंकि वही क्या कर रहा था, अपना जो कपड़ा है उसका वो व्यापार कर रहा था, कपड़ा का निर्यात कर रहा था, कपड़ा का बाबू निर्यात कर रहा था। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31 के लिए, अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ा उद्योग को नष्ट करने के लिए क्या किया? तो भारतीय कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, आय लगा दिया, बहुत ही ज़्यादा बाबू कर लगा दिया। ठीक है, आयकर कर लगा दिया। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब हम ज़्यादा कर लगा देंगे भारतीय कपड़ों पर तो भारतीय जो कपड़े होंगे वो बिल्कुल भी इस देश से दूसरे देश में जा नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मुनाफा कमाने के बदले इनको बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंच जाएगा, ऐसा उनका विचार था। किनका? तो अंग्रेजी सरकार का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 32 नंबर सवाल में है, सूती वस्त्रों पर आयात कर कब हटा लिया गया? सूती वस्त्रों पर जो आयात कर है वो बाबू हटा लिया गया था। कब? तो 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 33 नंबर सवाल है, अंग्रेज भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में क्यों नहीं थे? अंग्रेज भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में क्यों नहीं थे? क्योंकि बाबू क्योंकि यहाँ पर कृषि आधारित देश बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज भारत को कृषि आधारित देश बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि कृषि के पैदावार से, कृषि के सहयोग से उसे कच्चा माल मिलता था। किनको? तो अंग्रेजों को। ठीक है, इसीलिए बाबू वो औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थे, याद करते चलिएगा। 34 नंबर सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है, भारतीय मजदूर और कामगार किन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे? तो बेरोजगारी और शोषण परिस्थितियों का। भारतीय मजदूर और जो कमाने वाले लोग हैं वे लोग बेरोजगारी और शोषण वाले परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। 35 नंबर सवाल में है बाबू, भारतीय समाज में असंतोष की भावना किस रूप में प्रकट हुई? भारतीय समाज में असंतोष की जो भावना है वो प्रकट हुई थी विद्रोह और क्रांति के रूप में। किस रूप में? विद्रोह और क्रांति के रूप में। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 नंबर सवाल है, 1857 के बाद कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए? 1857 के बाद जो प्रमुख विद्रोह हुए थे वो हुए थे चंपारण आंदोलन और चंपारण आंदोलन नहीं बाबू, नील विद्रोह और पावना विद्रोह। याद रखेंगे, नील विद्रोह और पावना विद्रोह। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1857 के बाद यही दो विद्रोह प्रमुख हैं। कौन? तो नील विद्रोह और पावना विद्रोह। ठीक है, 37 नंबर सवाल में चलें तो इसमें कहा गया है, 1857 के विद्रोह ने भारतीयों को किस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य किया? 1857 के विद्रोह ने भारत के लोगों को किस निष्कर्ष पर
पर पहुंचने के लिए बाध्य किया था बाबू? तो यहाँ पर हमारा 37 का सही आंसर होगा, लड़ाई के लिए स्पष्ट योजना और परिपक्व नेतृत्व आवश्यक है। इस पर पहुंचने के लिए बाबू बाध्य किया था। ठीक है, लड़ाई के लिए स्पष्ट योजना, अगर अंग्रेजों से लड़ाई करना है, युद्ध करना है, तो उसके लिए हमें एक साफ और सुदृढ़ योजना बनानी होगी और परिपक्व नेतृत्व आवश्यक है। परिपक्व नेतृत्व कहने का मतलब हमें उनका सलाह लेना है जो युद्ध में काफ़ी मतलब जानते हैं, युद्ध के बारे में जानते हैं, क्रांति को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में जानते हैं, कैसे अपने देश को ब्रिटिश सरकार से मुक्त कराया जाए, अगर उन सभी के बारे में जानते हैं तो उन्हीं के नेतृत्व में हमें ये काम करना होगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 37 का होगा। 38 नंबर सवाल है बाबू, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए लक्ष्य की स्पष्टता और मजबूत संगठन आवश्यक है। उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए क्या? जितने सारे क्रांतिकारी है भारत के, उनका बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए क्या? तो भारत देश की आज़ादी, ब्रिटिश शासन का अंत। और इसी लक्ष्य को मानकर क्या करना है? इसी लक्ष्य को मानकर हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो बाबू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए उन्होंने लक्ष्य को स्पष्ट किया। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था स्वतंत्रता, लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति, लक्ष्य था ब्रिटिश शासन का अंत, लक्ष्य था अपने भारत देश को ब्रिटिश सरकार से मुक्त करना। तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितने सारे हमारे भारत देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया और उस संघर्ष के लिए उन्होंने एक मजबूत संगठन भी बनाया था। तो आप लोग याद करते चलिए गया। 39 नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में किस ब्रिटिश नीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत में राष्ट्रवाद को फैलाने में, राष्ट्रवाद का उदय करने में, राष्ट्रवाद को जागृत करने में किस ब्रिटिश नीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर हमारा 39 का प्रजाति भेद की नीति। प्रजाति भेद की नीति ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इस नीति के तहत, प्रजाति भेद नीति के तहत बाबू, जो गोरे लोग होते थे वो बिल्कुल भी सांवले या काले लोगों को पसंद नहीं करते थे। आप सभी को पता है कि अंग्रेज होते थे गोरे और वो बाबू काले लोगों को, सांवले लोगों को या फिर अपने से कम रंग वाले लोगों को बाबू वो हे दृष्टि से देखते थे। अरे काला गोरा छोड़िए ना, भारत में रहने वाले कुल जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को अंग्रेज बाबू हीन दृष्टि से देखते थे, हे दृष्टि से देखते थे। उनको बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते थे। कहीं पर भी भारतीयों को कोई भी अधिकार नहीं था, उन्हें समान अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किस अधिकार से? जो समान, विशेष अधिकार नहीं, जो समान अधिकार होता है, विशेष अधिकार से तो पहले ही वंचित कर दिया गया था। जो बाबू समान अधिकार होता है उस अधिकार से भी ब्रिटिश सरकार के लोगों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा भारतीय लोगों को अलग कर दिया गया था, उन्हें बाबू बाहर कर दिया गया था। पूरे भारत की सत्ता पर, पूरे भारतीय क्षेत्र पर, पूरे भारत के साम्राज्य पर बाबू ब्रिटिश शासन का ही अधिकार हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रजाति भेद की नीति। ठीक है, 40 नंबर सवाल है, ब्रिटिश लोग भारतीयों को किस दृष्टि से देखते थे? तो हे की दृष्टि से, हीन दृष्टि से, ठीक है, नीच दृष्टि से देखते थे। ठीक, सही आंसर यहाँ पर सी होगा। 41 नंबर सवाल है, भारतीयों के खिलाफ सबसे अधिक कानूनी प्रतिबंध किस देश में लगाए गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका बाबू। दक्षिण अफ्रीका में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं काले। और आप सभी जानते होंगे बाबू कि दक्षिण अफ्रीका में भी हमारे भारत देश के लोग रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले कुल जितने सारे भारतीय थे, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले कुल जितने सारे भारतीय लोग थे, उन सभी लोगों पर भारत के ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत ही कड़ा कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों के साथ भारत के लोगों का मिलना जुलना, उनके साथ यात्रा करना, हर एक चीज पर ही प्रतिबंध लगाया गया था अंग्रेजी शासन के द्वारा। तो याद रखेंगे बाबू, भारतीयों के खिलाफ सबसे अधिक कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों में। ठीक है, 42 नंबर के सवाल में कहा गया है, अंग्रेज भारतीयों के साथ कहाँ भेदभाव नहीं करते थे? तो बाबू मैं आप लोगों को बता दूं कि अंग्रेज भारतीयों के साथ रेलगाड़ी, क्लब, सड़कों, यानी कि हर जगह पर ही भेदभाव करते थे। भारत का कोई ऐसा स्थान नहीं था, कोई ऐसा जगह नहीं था, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पर भारतीय लोगों के साथ कोई भी अंग्रेजों के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाता था। हर एक जगह पर ही, हर एक क्षेत्र में ही, हर एक स्थान पर ही, हर एक बाबू आप समझ सकते हैं कि वस्तु के साथ
साथ ही भारतीय लोगों के साथ भेदभाव अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। शराब पीने पर, साथ ही बाबू अच्छे पानी में नहाने पर, जो शुद्ध पानी होता है ना तालाब उलाब, उन पानी में नहाने पर भी भारतीय लोगों को प्रतिबंध लगा दिया जाता था। भारतीय लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो देखिए रेलगाड़ी, क्लब, सड़क, सब जगह भेदभाव होता था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो कहीं भी नहीं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बोला गया है अंग्रेज भारतीयों के साथ कहाँ भेदभाव नहीं करते थे, तो कहीं भी नहीं, माने हर जगह भेदभाव करते थे। कहाँ करते थे? हर जगह ही भेदभाव करते थे। 43 नंबर सवाल है बाबू, ब्रिटिश सरकार की कौन सी नीति राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाली थी? ब्रिटिश सरकार की कौन सी नीति राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाली थी? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा भारतीयों को उच्च पद दे देना। सरकारी सेवाओं में भेदभाव, सरकारी सेवाओं में भेदभाव वाली जो नीति है वही नीति बाबू क्या करने वाली थी? तो राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाली थी। भारत को चलाने के लिए, भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए, भारत के जो भी मतलब हमारे राज्य होते हैं, जो भी जिले होते हैं, उनको संचालित करने के लिए, उनका संचालन करने के लिए बाबू क्या किए जाते हैं? पद पर योग्य व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। तो जो भी ऊंचे पदों पर जो भी ऊंचे पदों पर जो भी व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे वो बाबू अंग्रेजी व्यक्ति ही नियुक्त किए जाते थे। भारतीय लोगों को बिल्कुल भी नियुक्त नहीं किया जाता था। लाख भारतीय लोगों के अंदर कौशल हो, उनके अंदर प्रतिभा हो, उनके अंदर ज्ञान हो, वो सुज्ञ हो, वो शासन व्यवस्था को चलाने में सुदृढ़ हो, लेकिन उन्हें चुना नहीं जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अगर कोई भारतीय व्यक्ति पद पर आ भी जाता था या फिर बाबू उस योग्य हो भी जाता था, उनके पद को प्राप्त करने के लिए जो भी एग्जाम होते हैं ऊंचे पद को, जैसे कि आईएएस का पद हो गया, आईसीएस का पद हो गया, ऊंचे जो भी अधिकारी हैं उस पद को प्राप्त करने के लिए अगर कोई भारतीय सफल होता भी था तो उसमें बाबू ऊंच नीच करके ठीक है उसमें षड्यंत्र रचकर उस पद से उसे हटा दिया जाता था। ठीक है, तो सरकारी सेवा भेदभाव ने ही राष्ट्रवाद को और ज़्यादा मजबूत किया था। 44 नंबर सवाल है, ब्रिटिश सरकार उच्च सरकारी पदों से भारतीयों को अलग रखने का प्रयास क्यों करती थी? इसलिए करती थी क्योंकि बाबू भारतीय लोग बिल्कुल भी सशक्त ना हो, भारतीय लोग बिल्कुल भी ज्ञानी ना हो, बुद्धिजीवी ना हो, क्योंकि अगर उनके अंदर ज्ञान होगा बुद्धिजीवी हो जाएंगे। अगर वे अपने राष्ट्र के प्रति समझने लग जाएंगे, राष्ट्रीयता को समझने लग जाएंगे, तो फिर वे भी अपने राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर देंगे। तो 44 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पेन खराब हो गया है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए 45 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है भारत का शासन भार मुख्य रूप से किन अधिकारियों के हाथ में था? भारत का शासन भार मुख्य रूप से किन अधिकारियों के हाथ में था? तो आईसीएस के अधिकारियों के हाथ में था। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस वाले अधिकारियों के हाथ में था। ठीक है, आईसीएस के अधिकारियों के हाथ में था। और भारत के प्रथम जो इंडियन सिविल सर्विस वाले जो अधिकारी थे वो थे बाबू कौन? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नाम था उनका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 46 नंबर सवाल है, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा भारतीयों के लिए कठिन क्यों थी? क्योंकि यह परीक्षा इंग्लैंड में लिया जा रहा था। कहाँ पर? इंग्लैंड, ब्रिटेन में लिया जा रहा था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा, याद करते चलिएगा। 47 नंबर सवाल है, कौन से भारतीय आईसीएस अधिकारी के साथ अंग्रेजों ने भेदभाव किया? तो मैंने बताया आप लोगों को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ ही अंग्रेजों ने भेदभाव किया था। ये आईसीएस के लिए नियुक्त हो चुके थे। इन्होंने एग्जाम इंग्लैंड में जाकर दिया था और वे नियुक्त भी हो चुके थे, एग्जाम को पास भी कर लिया था, फिर भी इनके साथ भेदभाव किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जब इनके साथ भेदभाव हुआ था तो वो भेदभाव के बाद जो राष्ट्रवाद है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। ठीक है, यानी कि अंदर अंदर लोग अब राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाने लग गए थे और अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए क्रांति की भावना उत्पन्न करने लग गए थे। ठीक है, मांग करने लग गए थे स्वतंत्रता की। 48 नंबर सवाल है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय में किसका विशेष योगदान था? तो धर्म सुधार आंदोलन का। ये सही होगा 48 के लिए। ठीक ना बाबू, याद रखेंगे। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 नंबर सवाल है,
धर्म सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक और सामाजिक कृतियों के खिलाफ आंदोलन करना। जो भी हमारे भारत देश में धार्मिक और सामाजिक कृतियों से संबंधित जो भी नीतियां हैं उन नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य बाबू यही था। धर्म सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक और सामाजिक जो भी कृतियां हमारे धार्मिक और सामाजिक रूप से बनी हुई है उस पर आवाज़ उठाना, उस पर विद्रोह करना। ठीक है, उसके खिलाफ जाना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे कि बाल विवाह हो गया, जैसे कि सती प्रथा हो गया, ये सब बाबू क्या है? ये सब क्या है? हमारी सामाजिक कृतियाँ हैं। किससे संबंधित? तो धर्म से संबंधित। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो सही आंसर 50 का हो जाएगा हमारा ब्रह्मा समाज के। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, याद रखेंगे। 51 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस धार्मिक सुधार आंदोलन की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाबू आर्य समाज वाले धार्मिक सुधार आंदोलन की स्थापना की थी। तो 51 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 52 नंबर सवाल है, भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद करने वाले प्रमुख यूरोपीय विद्वान कौन थे? तो बाबू मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद करने वाले प्रमुख यूरोपीय विद्वान मैक्स मूलर, चार्ल्स विलिकिंस, विलियम जोन्स, ये तीनों ही थे। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जब भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद इन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया तो बाबू भारतीय लोगों को अपने धर्म के प्रति श्रद्धा जगी, अपने धर्म के प्रति विश्वास जगा और अपने धर्म के प्रति जो प्रेम होता है वो जगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है, धर्म सुधार आंदोलनों के माध्यम से किस विचार का प्रसार हुआ? धर्म सुधार आंदोलनों के माध्यम से किस विचार का प्रसार हुआ? तो वेदों और उपनिषदों का पुनरुद्धार, इसका नहीं हुआ था। यहाँ पर 53 का सही आंसर हो जाएगा हमारा, हाँ यही होगा, वेदों और उपनिषदों का पुनर्द्वार। यानी कि जो हमारे भारत के लोग हैं उन्होंने पुनः से वेदों और उपनिषदों को पढ़ना शुरू कर दिया था। भारतीय लोग बाबू अपने धर्म को नहीं जानते थे, अपने धर्म से संबंधित जो भी बाबू ग्रंथ थे उनको वो नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब यूरोपीय जो भी बड़े बड़े विचारक हैं उन्होंने जब हमारे धर्म से संबंधित, हमारे हिंदू सनातन धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद जब उन्होंने अंग्रेजी में कर पढ़ना शुरू किया और अपने क्षेत्र के अपने देश के लोगों को भी बाबू इसका ज्ञान देना शुरू कर दिया तो लोगों को अपने धर्म के प्रति श्रद्धा जगी और वे भी अपने धर्म से जुड़े ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिए ना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे। 54 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुआ था 1885 ईस्वी में, याद रखेंगे बाबू। 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। 55 नंबर सवाल में पूछा गया है, बाल पाल लाल की तिकड़ी में कौन शामिल नहीं था? तो बाबू देखिए, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, शामिल है। पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल, शामिल है। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, शामिल है। ये तीनों शामिल है बाबू। बाल पाल लाल, इसमें बाल पाल लाल की तिकड़ी में शामिल होने वाले जो बाबू राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं वो ये तीनों ही हैं, लेकिन महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी का कुछ बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा महात्मा गांधी, याद रखेंगे। ठीक, 56 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो याद रखेंगे 1914 ईस्वी, याद है आप सभी को। 57 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था? तो बाबू प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में जो शामिल नहीं था वो कौन था? तो वो था बाबू हमारा यहाँ पर मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी बिल्कुल भी शामिल नहीं था क्योंकि जर्मनी केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत आता है, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत नहीं। मित्र राष्ट्र में आएंगे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, जर्मनी बिल्कुल भी नहीं। जर्मनी आएगा केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत। ठीक है, केंद्रीय शक्ति में बाबू जर्मनी आ जाएगा, फिर ऑस्ट्रिया आ जाएगा, इटली आ जाएगा और उसके बाद बाबू हंगरी आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति इन दोनों गुटों के बीच ही
4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। 58 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में 1917 के बाद मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल हुआ? बाबू प्रथम विश्व युद्ध में 2 साल बाद 1914 में युद्ध स्टार्ट हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1917 के बाद यानी कि 3 साल के बाद एक नया देश शामिल हुआ, तो उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका ही मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था। ठीक है। अमेरिका ही बाबू मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ाई कर रहा था, किसके प्रति? तो केंद्रीय शक्ति के प्रति। 59 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन सा केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा था? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा था? तो ऑस्ट्रिया हंगरी, याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली। ठीक है, केंद्रीय शक्ति में आएंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ठीक है बाबू। 60 नंबर सवाल में है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को क्या घोषित किया गया? तो युद्धकारी देश। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत देश को हमारे भारत देश को युद्धकारी देश घोषित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 61 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या था? तो औद्योगिक क्रांति था। प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या था? तो औद्योगिक क्रांति। 61 का सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, भारत ब्रिटेन के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? भारत ब्रिटेन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत देश से कच्चे माल उसे मिल जाते थे सरलतापूर्वक, और साथ ही जो ब्रिटेन था वो हमारे भारत देश में व्यापार भी करता था, बिजनेस भी करता था। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। औपनिवेशिक शासन के लिए आर्थिक संसाधन के रूप में बहुत सारे संसाधन बाबू ब्रिटेन को हमारे भारत देश में मिल जाते थे, खनिज संसाधन और साथ ही साथ बाबू मिल जाते थे फसल उत्पादन वाले संसाधन, बहुत प्रकार के संसाधन ब्रिटिश सरकार को हमारे भारत देश से मिल जाते थे। ऐसे भी कहा जाता है कि हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया है। तो सोने कहने का मतलब हमारे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा संपदाएं हैं। ठीक है। 63 नंबर सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में किस उद्देश्य से आयात शुल्क लगाया? ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में किस उद्देश्य से आयात शुल्क लगाया? तो लाभ पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश व्यापार को लाभ पहुंचाने के लिए बाबू आयात शुल्क लगाया था। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर सवाल में है, 1915 से 1917 के बीच एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन की शुरुआत की? 1915 से 1917 के बीच एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर बाबू होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। किस आंदोलन की? होम रूल लीग आंदोलन की। 64 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 नंबर सवाल में है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा हमारा लाला हरदयाल के नेतृत्व में ही बाबू कनाडा और एक और देश बाबू शायद हम भूल रहे हैं, ठीक ना, अमेरिका और कनाडा में रहने वाले जो लोग थे, भारतीय लोग जो थे, अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीय लोग लाला हरदयाल के नेतृत्व में मिलकर गदर पार्टी की स्थापना किए थे। कब? तो 1913 ईस्वी में। अगर प्रश्न आएगा बाबू कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आप लोग 1913 बताइएगा। अगर प्रश्न आएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ, तो आप लोग लाला हरदयाल बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 65 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 66 नंबर सवाल है, होम रूल लीग आंदोलन किससे प्रेरित था? तो आयरलैंड के स्वशासन आंदोलन से बाबू। आयरलैंड में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने अपने आंदोलन से, अपनी क्रांति से, अपने विद्रोह से और बाबू अपने बलिदान से अपने देश को आज़ाद किया था। तो उसी बाबू देखिए, जब उनका देश आज़ाद हुआ ना, आयरलैंड जब आज़ाद हुआ, आयरलैंड को जब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, जब आयरलैंड अपने औपनिवेश से आज़ाद हो चुका था, तो जब ये बात भारत के लोगों को पता चला था, तो बाबू इन लोगों में भी अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना जगी थी, राष्ट्रवाद की भावना जगी थी। ये लोग भी अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए क्रांति की भावना को जागृत किए थे। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसी क्रांति के लिए होम रूल लीग आंदोलन बाबू प्रेरित था। नहीं, उसके लिए नहीं, इस आंदोलन से आयरलैंड के स्वशासन आंदोलन से ही होम रूल लीग आंदोलन प्रेरित था। 67 नंबर के सवाल में कहा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर कौन सा अतिरिक्त बोझ डाला? तो बाबू सही आंसर होगा अधिक कर लगाया।
ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटेन की सरकार है, उसने भारत के लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालना शुरू कर दिया। तो सही आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिक कर लगाया, अधिक कर लगाया। पेने नहीं चल रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते को क्या कहा जाता है? जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में, तो उस समझौता को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर 68 का हो जाएगा लखनऊ समझौता, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता 1916 में हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, इसीलिए इस समझौता को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर 68 का ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे, ठीक है। 69 नंबर सवाल में कहा गया है, महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव कब बढ़ा? तो बाबू देखिए, जब महात्मा गांधी ने 1917 में खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद में आंदोलन को शुरू किया, तो इन आंदोलनों के बाद ही, इन सत्याग्रहों के बाद ही वो राजनीति में हाईलाइट हुए, राजनीति में उनकी पहचान बनी, एक छवि बनी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले नंबर प्रश्न में है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद को किस प्रकार बल मिला? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद को किस प्रकार बल मिला? तो 70 नंबर में आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों से असंतोष बढ़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया। कोई भी अगर क्रांतिकारी नेता भारत में अगर राष्ट्रवाद की विचारधारा को अगर बाबू विस्तृत करता था, उसे फैलाता था, अगर वो क्रांति की बात करता था, अपने स्वदेशी की बात करता था, अपने स्वराज की बात करता था, तो उसके स्वराज्य वाले जो भी नियम होते थे उसको दबा दिया जाता था अमेरिकी सेना के द्वारा, उन लोगों को मार दिया जाता था अमेरिकी सेना के द्वारा। अमेरिकी सेना के द्वारा बिल्कुल भी हमारे भारत देश के लोगों को कोई भी बाबू अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने दिया नहीं जाता था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। जब इतने ज़्यादा दमनकारी नीतियाँ अमेरिका के द्वारा अपनाई गई भारत के लोगों पर, तो इससे भारतीय लोगों में काफ़ी असंतोष बढ़ा, काफ़ी इनके अंदर विद्रोह बढ़ा, काफ़ी इनके अंदर बाबू असंतुष्टता की भावना उत्पन्न हुई, जिसके कारण उन्होंने अपने देश में क्रांति लाया ब्रिटिश शासन के खिलाफ। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा 71 का बी, किसानों से जबरन नील की खेती कराना, ठीक है। जो ब्रिटिश सरकार थे वो किसानों से ज़बरदस्ती, ठीक है, उन पर अत्याचार कर कर उनको बाबू मजबूर बनाकर नील की खेती करवाते थे, इसीलिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो चंपारण सत्याग्रह बाबू किसानों से जबरन नील की खेती कराने से संबंधित था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 72 नंबर सवाल है, खेड़ा सत्याग्रह के आंदोलन में, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने किसानों की मदद क्यों की थी बाबू? तो 72 के लिए सही आंसर हो जाएगा, किसानों को ब्रिटिश सरकार को अधिक कर देना पड़ रहा था, किसान ब्रिटिश सरकार को अधिक कर दे रहे थे, इसीलिए बाबू महात्मा गांधी ने किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 73 नंबर सवाल है, अहमदाबाद सत्याग्रह किससे संबंधित था? अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो संबंधित था मजदूरों के वेतन बढ़ाने से, क्योंकि मजदूरों का वेतन बहुत ही कम था, तो इसलिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया था। इन आंदोलनों के बाद ही राजनीति, भारतीय राजनीति के मंच पर उन्हें बाबू अधिकार मिला था, किनको? तो महात्मा गांधी को, वो हाईलाइट हो पाए थे। 74 नंबर के सवाल में आए तो इसमें आप लोगों से बोला गया है, होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? होम रूल लीग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बाबू ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से समाप्त करना ना। यहाँ पर 74 का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 74 का सही आंसर होगा ए ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीयों को स्थानीय स्वशासन दिलाना, भारतीयों को स्थानीय स्वशासन यानी खुद का शासन दिलाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर सवाल में कहा गया है, लाला हरदयाल किन क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े थे? तो सही आंसर होगा गदर पार्टी, गदर पार्टी से ही लाला हरदयाल बाबू जुड़े हुए थे, उनका संगठन का नाम था गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर सी 75 का सही आंसर होगा। 76 नंबर सवाल है,
75 के बाद 76 नंबर सवाल है, गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? गदर पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में सशस्त्र क्रांति लाना। क्या लाना? सशस्त्र क्रांति लाना, एक साथ क्रांति लाना। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। 77 नंबर सवाल में कहा गया है, लखनऊ समझौते का महत्व क्या था? लखनऊ समझौते का महत्व था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों एक साथ मिल गए थे। ठीक है, कांग्रेस दल का, कांग्रेस बाबू सरकार का जो नरम और गरम दल हैं, नरम खाने का नरम नहीं होगा, गरम और जो ठंडे दल हैं वो एक साथ मिल गए थे, और मुस्लिम लीग में जो भी लोग थे वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर एक हो गए थे। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77 का। 78 यहाँ पर अगला प्रश्न है 78 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाने में 1916 का क्या महत्व था? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाने में 1916 का महत्व था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट होने से आंदोलन को मजबूती मिली थी। जब कांग्रेस सरकार और मुस्लिम लीग के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक हो गए थे तो भारतीय आंदोलन को एक मजबूती मिली थी, एक नींव मिली थी। तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सी आर्थिक नीति अपनाई? तो सही आंसर 79 का हो जाएगा, आयात शुल्क लगाकर भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना। आयात शुल्क लगाकर भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना, यही नीति अपनाई थी बाबू ब्रिटिश सरकार ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन भारतीय लोग इस नीति से बिल्कुल भी सुखी नहीं थे। 80 नंबर सवाल है, भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत लोगों को यह बाबू आश्वासन दिया था कि ये देश आप लोगों का है और आप लोगों को ही यह देश मिलेगा। लेकिन बाद में जब भारतीय लोगों को पता चला था कि ब्रिटिश सरकार हम लोगों के साथ छल कर रहा है, हम लोगों के साथ षड्यंत्र रच रहा है, वो हमारे देश पर अधिकार जमाना चाह रहा है, हमारे देश पर अपना सत्ता स्थापित करना चाह रहा है, तो बाबू हमारे भारत देश के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। तो बाबू यहाँ आप लोग समझिएगा कि भारत के लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन इसीलिए किया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को आश्वासन दिया था कि उन्हें उनका स्वराज्य मिलेगा, उनका देश उन्हें वापस मिलेगा। इसीलिए उन्होंने बाबू ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। किसने? तो भारत के लोगों ने। सही आंसर यहाँ पर होगा, उन्हें उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार स्वराज्य देगी। क्या देगी? उनका खुद का बाबू अधिकार देगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।